अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता इस वक्त शदीद कशीदगी की लपेट में है। ईरान ने अमेरिका की तरफ से जो तजावीज़ दी हैं वो मुस्तरद कर दी हैं। ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमले जारी हैं और जवाबी वार भी जारी हैं। अबनाए हरमुज़ इस वक्त बोरान का मरकज़ बनी हुई है और इधर अगर साल्फी की तरफ देखा जाए तो इस्लामाबाद में भी मुज़ाकरात का मेज़ सजा हुआ है। यहाँ भी कोशिशें की जा रही हैं कि किसी न किसी तरीके से मुज़ाकरात कामयाब हों। अभी तक आमदा इतलात के मुताबिक अभी तक मुज़ाकरात ज़िंदा तो है, लेकिन इनकी कामयाबी यकीनी नहीं बताई जा रही है। इसी हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे मुकालमा में ज्वाइन किया है दिफाई तजिज़ियाकार ब्रिगेडियर लियाकत अली तूर साहब ने। नज़ीर हुसैन साहब, आप साबिक़ सफ़ारतकार हैं, माहिर बैन अक़वामी अमूर, और तजिज़ियाकार अब्दुर्रहमान खान। तीनों मेहमानों को मुकालमा में खुशामदीद। शुरू करते हैं नज़ीर साहब आपसे। इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या देखते हैं मशरिक़ वस्ता में इस वक्त क्या हो रहा है? जंगी सूरत हाल कहाँ पहुंची है, क्या होने जा रहा है, क्या देख रहे हैं? ये तो आपने बहुत से सवाल कर दिए एक ही स्टेटमेंट के अंदर। आपकी बात सही है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गई है। जी जी। जैसे आपने कहा कि डायलॉग की भी मेज सजी हुई है जी और दोनों तरफ से हमले भी हो रहे हैं जी जी और जो डिमांड थी वो भी पूरी नहीं हो रही। जी जी। मेरा अपना ये तजिया कहूँ या मेरा अपना ये ख्याल है कि मायूस नहीं होना चाहिए। ठीक ये है। अर्ली स्टेजेस हैं और ओपनिंग स्टेटमेंट्स हुई हैं जो भी हैं। यहाँ पर एक चीज़ हम भी शायद ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे और शायद अमेरिकन भी फोकस नहीं कर पा रहे कि ईरान ने सरेंडर नहीं किया। ठीक है। ये 1945 की सिचुएशन नहीं है जब जब रजीम जो थी जर्मन वो डिफीटेड थे और वो सरेंडर कर रहे थे या कर चुके थे। ठीक है। और उस वक्त अमेरिकन अपनी सारी डिमांड जो थी वो बनवा सक रहा था। ठीक है। अब यहाँ पर जो ईरान है और जो इस्लामिक रिवोल्यूशन और इस्लामिक रजीम सॉरी ये अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। ठीक है। अब दोनों तरफ आप देखें तो मैं कहूँगा कि दोनों के साथ सिंपथाइज आप करें। सही है। अमेरिकन एक सुपर पावर है, जी। वो भी ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि वो यहाँ से नाकाम चले जाएं। ठीक है। इसराइल के लिए ये आखिरी चांस है उसकी जिंदगी का, सिर्फ नेतन्याहू का नहीं, इसराइल का भी, कि वो करना चाहें ठीक है। जो जो वो पिछले 100 साल से जी कह रहे हैं कि जी हमने ज्यू एक एम्पायर बनानी है जी जी। और एक ज्यू सेंचुरी शुरू करनी है। ठीक है। वो इसके ऊपर बज़िद हैं सही। और उसके लिए पिछले कोई 15 सालों में उन्होंने 7 मुल्कों का रेजा रेजा किया है। ठीक है। हम सबको पता है। जी। और आखिरी उनके रास्ते में जो रोड़ा, अगर मैं अपनी ऑडियंस की आसान जुबान करूं, सही। अटका हुआ है वो ईरान है। ठीक है। अब ईरान की रजीम भी इशू है, इस्लामिक रिवोल्यूशन भी इशू है सही। और ईरान का 6,000 साल पुराना सिविलाइजेशन जी वो भी बिल्कुल। इशू है। सही। और फिर सबसे बड़ी बात, ईरान इस वक्त डटा हुआ है कि वो सरेंडर करने को तैयार नहीं सही। है और ईरान इस पोजीशन में आ चुका है कि वो अमेरिका के सामने खड़ा हो। सही। ईरान के साथ जो हम शायद बहुत कम ध्यान दे रहे हैं, सही। ईरान अकेला नहीं है। जी बिल्कुल। ईरान अकेला नहीं है। ईरान के साथ यमन है, सही। लेबनान है, आपके साथ इराक है। सही। अब ये तीन, आप जो मर्जी कहें कि ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, मैं कहूंगा कि ये वो सिचुएशन बन रही है जो अमेरिका की अपनी सिचुएशन थी, अब नहीं है। सही। अमेरिका था और साथ यूरोप था, जी अब बिल्कुल। ईरान है और उसके साथ 3 कंट्री और हैं। सही। तो एक क्लस्टर बन रहा है, बन बाय द रहा वे, है। सही है। एक नया अलायंस बनता जा रहा सही। है। आई थिंक दिस इज द बैकग्राउंड। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ब्रिगेडियर लियाकत अली तूर साहब, बड़ी अहम गुफ्तगू की है नज़ीर हुसैन साहब। उन्होंने ये कहा है कि अभी चूंकि ईरान जो है वो सरेंडर नहीं कर पा रहा, नहीं करना चाह रहा, आगे अपनी सर्वाइवल के लिए जा रहा है। अमेरिका की तरफ से देखा जाए तो वो एक अपने सुपर पावर की जो माइट है उसको बचाना चाह रहा है और वो भी नहीं चाह रहा कि किसी तरीके से क्विट कर जाए और उसके पल्ले कुछ ना रहे। और इसराइल का भी उन्होंने कहा है कि ये कोई आखिरी चांस है
कि वो अपने ग्रेटर इसराइल जो उनके लिए बड़ा उन्होंने अपने लिए एक अहमियत उसकी बनाई हुई है, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो तीनों पावर्स को अगर देखा जाए तो स्टेक पे लगी हुई हैं। तो इस नाजुक सूरत हाल में आप क्या देखते हैं कि ये सारे जो जंग है इसका पासा किस तरफ को जा सकता है? कि इजराइल भी अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है और ईरान भी अपने सर्वाइवल की जंग में मसरूफ है। ठीक है। और अमेरिका जो है वो अपनी साख को बचाने की कोशिश में है, जो बतौर यूनिपोलर सुपर पावर उसकी साख थी वो दांव पे लगी हुई है। इस वजह से ईरान ने ठीक है सरेंडर करने से, हथियार डालने से और बिल्कुल अपने आप को अमेरिका के सामने रहमो करम पे छोड़ देने से इनकार कर दिया। ठीक है। अब ये जो सूरत हाल है इसके बैनुल अक़वामी असरात हैं, फौजी असरात हैं और बैनुल अक़वामी असरात हैं, जिनमें मिलिट्री स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं जी। और इंसानियत की तरक्की के लिए भी जो इसके असरात हैं वो दुनिया को समझने पड़ेंगे। एक तो मेरा ख्याल है कि वो तमाम ममालिक जो वसाइल रखते थे और उन्होंने न्यूक्लियाई ताकत की तरफ कदम नहीं बढ़ाया, वो शदीद पछतावे की हालत में है। और वो पछतावा ये है कि काश हम ये कर लेते तो हमारी ये दरगत न बनती। आज तमाम वो ममालिक जिनके पास कुदरती वसाइल थे हैं, वो अब इस जंग के बाद न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश करेंगे और इसी में उनको अपनी सॉवरेंटी और अपने सर्वाइवल नजर आएगा। क्योंकि दुनिया के किसी मुल्क की सॉवरेंटी जो है वो अब काबिल एतबार या भरोसे के काबिल नहीं रही, क्योंकि एक सुपर पावर ने ये वतीरा अपना लिया है कि वो दूसरों की ये न्यूक्लियर पावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए बॉम्बिंग का सहारा लेगा। अमेरिका लॉजिक बॉम्बिंग यूज कर रहा है और इसके साथ इजराइल भी लॉजिक ऑफ बॉम्बिंग में मसरूफ है कि ईरान को किसी तरह उसकी हिम्मत तोड़ दी जाए। और जैसे जापान ने 1945 में सरेंडर कर दिया था, वो उस सूरत हाल में उसको ले जाएं। हिटलर ने सरेंडर नहीं किया, ये बड़ी अजीब बात है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, दोबारा जी ठीक है, दोबारा आते हैं आपकी तरफ। अब्दुर्रहमान को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अब्दुर्रहमान, आपने दोनों सीनियर्स की गुफ्तगू सुनी, अब उससे ये नतीजा निकलता है कि इस वक्त ईरान जो है अभी सरेंडर नहीं कर रहा, इसराइल की भी साख जो है वो दांव पे लगी हुई है और उसका जो वजूद है वो भी दांव पे लगा हुआ है। अमेरिका की तरफ देखा जाए तो उसकी भी साख दांव पे लगी हुई है। इस सारी सूरत हाल में ये जंगी कैफियत किस तरफ जाती नजर आ रही है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अलवी साहब। अलवी साहब, बुनियादी तौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त स्टेट ऑफ डिनाइल में है। उन्हें ये बात यकीन नहीं आ रहा, हजम नहीं हो रही कि वो ये शिकस्त कबूल करें। वो ये जंग हार चुके हैं। चाहे जमीनी जंग की बात की जाए, बहरी जंग की बात की जाए, फिजाई जंग की बात की जाए, अमेरिका मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुआ है। और अब अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि वो ईरान से अपनी शराइत मनवा सके। बिल्कुल, जब भी मुज़ाकरात होंगे वो बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। अमेरिका को इस वक्त बाइज्जत वापसी की तरफ सोचना चाहिए, मगर अमेरिका के साथ एक अलमिया और एक ट्रेजेडी ये है कि वो ये समझ रहे हैं कि शायद वो एक मर्तबा फिर मुज़ाकरात में ट्रैप करके ईरान को एंगेज करके फिर एक मर्तबा दोबारा हमला करने की कोशिश करेंगे। आप एक चीज को अंडरस्टैंड कीजिए कि अमेरिका के अहदाफ है क्या। सबसे पहले अमेरिका ने टारगेट ये रखा कि हमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करना है। जी बिल्कुल। हमले के बावजूद आज भी अमेरिका दुनिया के सामने ये कह रहा है कि ईरान का यूरेनियम वही मौजूद है जहां पर वो पहले था। इसका मतलब है कि उनका पहला ऑपरेशन ईरान के खिलाफ नाकाम रहा। फिर उसके बाद उन्होंने अगला हदफ मुकर्रर किया कि ईरान में रजीम को तब्दील करना है। खामनेई साहब की शहादत के बावजूद आज भी अमेरिका इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि रजीम वैसी की वैसी उसी आइडियोलॉजी और उसी फिलॉसफी के साथ आगे बढ़ रही है। सिर्फ शख्सियात ने शख्सियात को रिप्लेस किया है। अब जो तीसरा टारगेट रखा
गया है, इसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। और आज का टारगेट ये है कि ईरान के तेल पर कब्जा करना है, ईरान की सरजमीन पर कब्जा करना है, उसके मादनी वसाइल के ऊपर कब्जा करना है। और धमकियां दी जा रही हैं कि खार्क जजीरे को कब्जा करने के लिए अमेरिकी फौजें तैयार हैं। पेंटागन के अंदर एक नई प्लानिंग हो रही है। अब डबल स्टैंडर्ड्स हैं, हिपोक्रेसी है कि एक तरफ मुज़ाकरात की बात की जा रही है और दूसरी तरफ 3500 फौजी वो मशरिक़ वुस्ता में पहुंचे हैं। तो ये मुज़ाकरात और जंग ये इकट्ठे नहीं चल सकते। और इस जंग ने बहुत सारी चीजों को तब्दील कर दी है। सुपर पावर के बारे में अब जो बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि ये आगाज है एक सुपर पावर के इख्तिताम का, यानी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है। ये पहला अमेरिकी सदर है जिसके खिलाफ जंग के दौरान 70 लाख से ज्यादा लोग अमेरिकी सड़कों पर निकले हैं, नो किंग्स का नारा लगा के। ये पहला अमेरिकी सदर है जिसके साथ अमेरिका का कोई एक इत्तेहादी नेटो ममालिक वो लाताल्लुक यूरोपीय यूनियन और साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। और एक आखिरी चीज जी एक आखिरी नुकता ये है कि ले दे के जो मशरिक़ वुस्ता के अरब ममालिक थे, जो अमेरिका का सबसे बड़ा असले का खरीदार था सऊदी अरब, जो जुबान सऊदी अरब के वलीअहद के लिए इस्तेमाल की जा रही है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि एक डिफीटिंग मेंटालिटी किस हद तक अमेरिकी सदर की वो बढ़ चुकी है, डेस्परेशन कि उन्हें दोस्त और दुश्मन की पहचान भूल गई है। वो कभी मुज़ाकरात की बात करते हैं, कभी वो धमकियां देने पर आ जाते हैं। अब्दुर्रहमान आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, उनके दावों के साथ सूट नहीं कर रहे। जी ठीक है अब्दुर्रहमान आपका पॉइंट आ गया। बिल्कुल नज़ीर हुसैन साहब, जैसे अब्दुर्रहमान बता रहे हैं, ऐसे तो एक अमेरिका इस वक्त मुकम्मल लूजर की शक्ल में सामने आ चुका है। जैसे उन्होंने मरलावार बताया कि पहले वो न्यूक्लियर एसेट्स के लिए आए, वो ना उनसे छीन सके, उसके बाद रिजीम चेंज की बात आई, वो ना हो सकी। अब वो तीसरा एक जो प्लान कर रहे हैं मुज़ाकरात की आड़ में, वो पैराट्रूपर्स उतार के किसी भी तरीके से जजीरा खर्क के ऊपर कब्जा करना चाह रहे हैं। तो इस सारी सूरत-ए-हाल में अमेरिका कहाँ खड़ा है? जब पहले 2-3 स्टेप्स के अंदर नाकाम रहा है, तो आगे अब क्या कर पाएगा अमेरिका? जी काश अमेरिका कहीं खड़ा होता। यही तो उनका भी डायलेमा है और पूरी दुनिया का भी यही डायलेमा है कि अमेरिका एक जगह पे खड़ा नहीं है और ना ही वो खड़ा होगा। इसकी वजह यह है कि उनके जो रियल ऑब्जेक्टिव है वो कोई और है। उनका रियल ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि वो यूरेनियम से डरते हैं। वो भी एक बहाना था। एक दफा कहा ये हो गया, फिर कहा ऑब्लिटरेशन नहीं हुई, वो एक बहाना है। फिर उन्होंने रजीम चेंज किया। मैं एक दो लफ्जों में खत्म करता हूँ कि रजीम चेंज वो भी इशू, अगर रजीम चेंज हो भी जाए, मिसाल तौर पे ईरानी पॉपुलेशन अवाम इस हद तक मजहबी है और वो अपनी आइडियोलॉजी पे कायम है। इस वक्त 4 करोड़ ईरानियन ये पासदारान हैं इनकलाब के। अगर आप उस पासदारान इनकलाब की जो फोर्स है IRGC, अगर आप किसी तरह इसको न्यूट्रलाइज भी कर देते हो, वो जो 4 करोड़ लोग हैं, टोटल 9 करोड़ हैं, उसमें से 4 करोड़, ये ऑथेंटिक रिपोर्ट है कि 40 मिलियन ये जो लोग हैं, इनको आप क्या करोगे? क्या ये रेवोल्यूशन को क्रैप्स होने देंगे? नहीं देंगे। और तो रजीम चेंज का ऑप्शन बहुत सूदमंद नहीं है। अब होना क्या है? अब होना है कि ईरान के टुकड़े होने हैं। ये उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है इन द लॉन्ग टर्म। बाकी चीजें जो है वो टेम्पररी हैं कि रजीम चेंज हो जाए और कुछ हो जाए। इस्लामिक रिवॉल्यूशन इज गोइंग टू स्टे। अब उसको डिफीट करने के लिए उनके पास एक सोल्यूशन ये है कि ईरान के टुकड़े हो जाएं, जिस तरह सीरिया, सूडान, लीबिया, सोमालिया के टुकड़े हुए हैं और मोर और लेस लेबनान के भी, सॉरी इसके यमन के भी टुकड़े हो चुके हैं। सूती उधर है, कोई उधर है। अब ये सूट करता है किसी भी मेजर पावर को इन द लॉन्ग टर्म के लिए। इनका जो प्लान है वो लॉन्ग टर्म प्लान है और वो बेन गुरियन का जो प्लान था, नंबर 1
जब ये मुल्क बना था उस वक्त ये प्लान था कि ये ग्रेटर इजराइल बनेगा। अब उन्होंने इसको एक नया टर्म दे दिया है जो पिछले 4-5 दिन से वेस्टर्न स्कॉलर इस्तेमाल कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक डेप्थ। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि हम इजराइल जो है अपने लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्रिएट कर रहा है, और वो जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो नाइल तक है। अगर उसके पास नाइल तक ये सारा स्पेस होगा तो फिर उनके पास ये डेप्थ आएगी। ये सारे बहाने हैं, बेसिकली वो एक ग्रेटर इजराइल की तरफ काम कर रहे हैं, और उनको प्रेसिडेंट ट्रंप एक सिंपथाइजर मिला है, और अनफॉर्चुनेटली जिसके खिलाफ लोग हैं अभी जो भाई साहब ने बताया वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो सुपर पावर्स होती हैं छोटी मोटी ये जो एजिटेशंस हैं दे डोंट केयर अबाउट इट, और वो उस पे जाएंगे। जी ठीक है, जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि अभी जैसे नज़ीर साहब बात कर रहे हैं कि असल जो मकासद है वो ये नहीं है, असल मकासद ये है कि ईरान के टुकड़े किए जाएं, और वो जो मज़मूम मकासद है इसराइल के, ग्रेटर इसराइल के हवाले से उसके लिए आगे बढ़ा जाए, तो आप क्या समझते हैं कि वाकई इस तरह को मुमकिन हो पाएगा कि ईरान के टुकड़े हों और फिर इसराइल अपने मज़मूम मकासद में कामयाब हो पाए? जी देखिए, बात ये है कि वो मिस्र को कंट्रोल कर चुके हैं, और इराक के टुकड़े कर चुके हैं, लिबिया के टुकड़े कर चुके हैं, शाम के टुकड़े कर चुके हैं, और अब वो ईरान के दर पे हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पहले भी मैंने ये कहा कि ये जंग जो है इसके नतीजे में दुनिया के बहुत से ममालिक जो वसाइल से मालामाल हैं, जैसे वेनेजुएला है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, इंडोनेशिया है, इवन बांग्लादेश है, ठीक है, ये सारे ममालिक जो हैं ये यही सोचेंगे, मशरिक़ वस्ता के बड़े ममालिक जो हैं, सऊदी अरब है, जी बिल्कुल, तो ये ममालिक यही सोचेंगे कि हमारी निजात, हमारी आज़ादी, हमारी खुद मुख्तारी जो है वो इसी अमर में है कि हम न्यूक्लियाई ताकत हासिल करें। बिल्कुल, वरना अमेरिका का गुमाश्ता तो मौजूद है, सही, वो सबको गुलाम बना के बैठेगा, जो ग्रेटर इजराइल बनेगा वो सबको दबा के रखेगा। अब इस दबाव से निकलने के लिए दुनिया में एक मेरा ख्याल है कि हवा चलेगी न्यूक्लियाई ताकत हासिल करने की। तो इस लिहाज से बात जहां तक पहुंचेगी कि जिस चीज को रोकने के लिए अमेरिका ने ये जंग की, बिल्कुल वही चीज इस जंग का नतीजा बन के सामने आएगी। सही, और फिर एक ना एक दिन जब इतने ज्यादा न्यूक्लियर पावर्स हो जाएंगे तो वो जो खतरा है, जो फलसफी कहते हैं कि इंसान जो सोचता है वो हो जाता है, वो खतरा न्यूक्लियर आर्मेगेडोन का सामने आ जाएगा। सही, लिहाजा अमेरिका को समझना चाहिए, और यूरोप के वो ममालिक जो सिविलाइजेशन के लंबरदार अपने आप को कहते हैं उनको भी देखना चाहिए कि ये खतरनाक सूरत हाल है। इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए ये जंग रोकना जरूरी है। इसलिए पाकिस्तान का जो शेड्यूल है वो बहुत अच्छा है, मुस्तहसन है, और वो चलना चाहिए। जी ठीक है, जी ठीक है। ब्रिगेडियर साहब दोबारा आते हैं आपकी तरफ। अब्दुर्रहमान, आप क्या समझते हैं, जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि जो अनसर्टेनिटी पैदा हो गई है उसके नतीजे में न्यूक्लियर जो हथियार हैं उनके लिए सारे मुल्क कोशिश करेंगे किसी न किसी तरीके से हम न्यूक्लियर हथियार हासिल कर लें ताकि हमारी जो मिनिमम डिटेरेंस है वो कायम हो जाए। तो क्या इस न्यूक्लियर दौड़ के शुरू होने का कोई आपको एक सूरत हाल नजर आ रही है, और अगर ये ऐसा होता है तो कितनी ये तबाहकुन साबित हो सकती है? इस जंग ने इस बात को तो एस्टैब्लिश कर दिया है कि वो तमाम अरब ममालिक जिन्होंने अपना डिफेंस अमेरिका के आगे गिरवी रखा हुआ था या अमेरिका को हायर किया हुआ था कि शायद जब भी कभी एक बुरा वक्त इन मुल्कों को सामना करना पड़ेगा तो उस वक्त अमेरिका उनका दिफा करेगा। तो अमेरिका अरबों का दिफा क्या करता, अमेरिका तो खुद वो आर्मी वर्क फ्रॉम होटल करने लगे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, वो तो अब उन एयर बेसिस के ऊपर भी मौजूद नहीं है। ईरान का सामना करने के लिए मुकाबला तो बड़ी दूर की बात है। तो अब अरब ममालिक के अंदर ये ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है कि जो डिफेंस स्ट्रैटेजी उन्होंने पिछले 30-40 साल में अडॉप्ट की थी वो मुकम्मल तौर पर रेत की दीवार साबित हुई है। और हम ये देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते के दौरान सिर्फ आप सऊदी अरब, कतर, यूएई को देख लीजिए कि वो क्या कर रहे हैं। वो ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात कर रहे हैं, वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं, एंटी ड्रोन
टेक्नोलॉजी वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ज़ेलेंस्की जिसको व्हाइट हाउस में जिसकी तस्दीक की गई, जिसका मजाक उड़ाया गया, आज सऊदीज उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। मगर इसके साथ साथ एक और चीज भी हमें समझनी चाहिए। देखिए, ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई नजरिया रखने पर पाबंदी नहीं है। ये ग्रेटर इसराइल एक ख्वाब था, मगर अब ये लग रहा है कि इसराइल के टुकड़ों का वक्त आ गया है। ईरान के टुकड़े हो ना हो, ये बात हो सकता है कि जज्बाती महसूस हो, मगर आप ये देखिए कि ये जंग ईरान के लिए खुशकिस्मती की अलामत साबित हुई है। इस जंग ने ईरान के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है जिसने पूरे मुल्क की फॉल्ट लाइंस को खत्म करके कौम को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर दिया है। कौम के अंदर ये हुई है, कौम के अंदर दिलेरी है, कौम जंग से भागना नहीं चाहती। भाग अमेरिका रहा है, मुआहिदे की भीख अमेरिकी सदर मांग रहे हैं, और ये जो तब्दीली है ये बहुत बड़ी तब्दीली है। मगर इसके साथ साथ मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। ग्रेटर इसराइल की बात कर रहे थे, यही गलती हुई है इसराइल से और अमेरिका से कि उन्होंने ईरान को रीड नहीं किया। वो समझे ये वेनेजुएला है, वो समझ रहे थे कि ये छोटे मोटे शाम, इराक, लिबिया, ये टुकड़े कर देंगे। जी ठीक है, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। नजीर साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त ईरान बामुकाबला इसराइल क्या खोया क्या पाया? कौन जो है वो मुस्तहकम खड़ा है और कौन इस वक्त अपने अंदर कमी महसूस कर रहा है? क्या दोनों ममालिक अपने अपने स्टांस पे कायम है और फौजी लिहाज से कायम है? जैसे ईरान के बारे में कहा जा रहा है कि वो सरेंडर नहीं करना चाह रहा। अगर मुकाबलातन देखा जाए तो इसराइल की क्या पोजीशन है? देखें, ये कोई बड़ी सिंपल सा मैथमेटिकल सिचुएशन है। इन इक्वालिटी ऑफ पावर, इस जंग से पहले ये इंप्रेशन था और ये इट वॉज टेकन फॉर ग्रांटेड कि इजराइल इस इलाके का सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क है। जी बिल्कुल। और अपने तौर के ऊपर भी, और चूंकि उसको अमेरिकन सपोर्ट भी है, टेक्नोलॉजी की भी और डिप्लोमेटिक भी, और डिप्लोमेटिक भी उसके पास ओवरवेलमिंग पावर है। लेकिन ये जो जंग इस वक्त हो रही है, इसने इसको गलत साबित किया है। अब वो जो इनइक्वालिटी थी दोनों के दरमियान में, वो मेरे ख्याल में श्रिंक हो चुकी है पहले ही। जिस किस्म की डिस्ट्रक्शन इजराइल के अंदर हुई है, जो भी कुछ वो देखने को हमें मिला है वेस्टर्न सोर्सेज से, आगे और जगह से, वो ये बिल्कुल शो कर रहा है कि इजराइल उस तरह का पावर नहीं है जिस तरह का वो पिछले 50 सालों से उसने शो किया हुआ था। तो उनका डोमिनेंस प्योर नेकेड पावर के ऊपर भी था और डिस्कोर्स के ऊपर भी था। वो दुनिया में अपना डिस्कोर्स और नैरेटिव इस्टेब्लिश कर चुके थे। यहाँ तक हम, आप माने या ना माने, यहाँ तक भी है वो था कि आप अमेरिका में या यूरोप में या इवन यहाँ पर भी इजराइल को बुरा नहीं कह सकते थे, इस खतरे से कि ऐसा ना हो कि उनको पता चले और हमें कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े किसी एयरपोर्ट के ऊपर जाके। अब वो जो मिथ थी एक, वो मिथ बेसिकली ये एक उनका डिस्कोर्स कामयाब था और वो डिस्कोर्स को भी मात हो गई। और फिर ग्राउंड के ऊपर जो स्ट्रक्चर आपने देखी है वो उसको भी मात हो गई। अब इसका जो फैसला होना है, अगर इसका क्लोजर कैसे होगा, मैं सिर्फ मुझे जो अभी श्योर नहीं हूं मैं कि इसका क्लोजर कैसे होगा। अगर इसका क्लोजर बगैर एग्रीमेंट के होता है तो आप समझे ये जंग पोस्टपोन हो रही है। आज 5 साल के बाद, 2 साल के बाद ये जंग दोबारा होगी। बेहतर ये है कि इसका क्लोजर हो जिस टर्म्स के ऊपर भी हो। मेरी ये ओपिनियन है। जी ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जंग क्लोजर की जो बात कर रहे हैं कि अगर किसी एग्रीमेंट पे पहुंच के हो जाए तो ये बंद हो सकती है? जैसे नजीर साहब कह रहे हैं कि अगर ये बगैर किसी एग्रीमेंट के, किसी मुज़ाकरात के बंद हो जाती है तो फिर समझो पोस्टपोन हो गई। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई इस वक्त इस जंगी सूरत-ए-हाल से मुकम्मल तौर पर निकलने के लिए मुज़ाकरात का कामयाब होना ज़रूरी है? अच्छी बात होगी अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं, लेकिन फ़िलहाल मुझे इसकी उम्मीद बड़ी कम नज़र आती है, क्योंकि
अब वो ग्राउंड ऑपरेशन करने पर तुले हुए हैं। जी उन्होंने वक्त हासिल कर लिया और फोर्सेस मूव कर दी। ठीक है। और फोर्सेस को कंसंट्रेट करने के बाद वो पहला ऑब्जेक्टिव उनका खर्ग जजीरा होगा, जिसमें तेल की दौलत है, उस पर वो कब्जा करना चाहेंगे। साथ ही आबनाए हुर्मुज़ है जी और उसको भी वो अपने कंट्रोल में, फौजी कंट्रोल में लेना जी चाहेंगे। ठीक है। अब इसके नतीजे में ईरान के पास तो बहुत स्ट्रेटेजिक डेप्थ है अपने वसी इलाके की, जी और जो बिल्कुल तमाम माउंटेनस एरिया है जी ज़्यादातर, तो वहाँ अमेरिका के पास इतनी रिसोर्सेज मैन पावर की नहीं होंगी कि वो ईरान के मुज़ाहमतकारों के खिलाफ एक नई जंग शुरू कर दे। जी ठीक है। लेकिन जो अमेरिका के मुखालिफ सुपर पावर्स हैं, जी उनकी ये ख्वाहिश जरूर होगी कि अमेरिका एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोट्रैक्टेड वॉर में इन्वॉल्व हो जाए, बिल्कुल और फिर वो उसको दूर से बैठ के उस आग के अंदर छोटी छोटी लकड़ियां फेंकते जी रहें बिल्कुल और उस भड़काऊ को, उस बम्बर को चलाते रहें, जैसा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में किया था रूस के जी बिल्कुल, खिलाफ। मैं समझ गया, एन सही वही कह रहे सूरत हाल उनकी अपनी बन जाएगी और ये एक लंबी जंग चलेगी। लंबी जंग में ब्लीडिंग होगी, अमेरिका की इकोनॉमी तबाह होगी, अंदरूनी इस्तेहकाम बिखरेगा, जी और ठीक है। शायद वो जो ईरान के टुकड़े करना चाहते हैं जी ठीक उनके है, अपने उनके अपने साथ टुकड़े हो जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेड साहब दोबारा आते हैं आपकी तरफ। अब्दुर्रहमान, आप इस सारे मैं सूरत को कैसे जानूंगा। देखते हैं? ब्रिगेड साहब दोबारा आते हैं आपके। ब्रिगेड साहब अपना अब्दुर्रहमान, अब आप कैसे देखते हैं कि ये जंग जो है अगर खर्क की तरफ जाती है, जमीनी जंग की तरफ अमेरिका अगर ये गलती कर बैठता है, वहां पे पैराट्रूपर्स अपने उतारता है, मैरीन ले आता है, तो आप क्या समझते हैं कि फिर जो इस वक्त सिचुएशन में अमेरिका फंसा हुआ है, क्या इससे ज्यादा फंस जाएगा या सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है? अलवी साहब, मैं आपके साथ एक फैक्ट शेयर करना चाहता हूं। आज बीबीसी ने एक बड़ा डिटेल आर्टिकल लिखा खर्ग जजीरे के हवाले से। उसमें एक हिस्टोरिकल फैक्ट एक्सप्लेन किया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। आज से तकरीबन 40 साल पहले ईरान इराक जंग के दौरान, जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सियासत में नहीं थे, वो महज एक कारोबारी शख्सियत थे, तो उन्होंने द गार्डियन को एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि अगर वो अमेरिका के सदर बने तो सबसे पहले वो ईरान के जजीरे खर्क पर कब्जा करेंगे, और वो ईरान इस तेल के जजीरे को समझते हैं कि अमेरिका को हर कीमत के ऊपर कब्जा करना चाहिए। ये सोच थी, ये माइंडसेट था, ये मेंटालिटी थी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आज से 40 साल पहले। और आज बीबीसी ने द गार्डियन के उस इंटरव्यू की लाइंस को तहरीर किया है इंग्लिश और उर्दू दोनों जुबानों में। तो आपको इससे पता लगता है कि जो प्लानिंग और सोच है वो किस किस्म की है। मगर मसला यहाँ पे ये है कि एक लम्हे के लिए आप फर्ज कर लीजिए कि आपने 20 मुरब्बा मील के इस इलाके के ऊपर, जजीरा नुमा के ऊपर आपने कब्जा कर लिया। अगला सवाल ये है उस तेल को आप लेके कैसे जाएंगे, क्योंकि आपको आबना हुर्मुज़ से गुजरना है, तो वो कैसे गुजरेंगे? आप तो रूटीन का जहाज नहीं वहां से निकाल सकते। ये तो अकेला पाकिस्तान है जिसके फ्लैग की आज ये इज्जत है, ये वकार है कि वो उसको जाने दे रहे हैं, और 200 दुश्मन पहचान मुख्तलिफ हो रही है। मगर यहाँ पर एक और बात है कि मुज़ाकरात के लिए भी माहौल चाहिए होता है। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ आप डायलॉग की टेबल सजाएं और दूसरी तरफ आपकी फौजें मूव कर रही हो, आप धमकियां दे रहे हो, धौंस दे रहे हो। यही स्टेट ऑफ डिनाइल है कि आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि आप अभी भी ताकतवर हैं, आप सुपर पावर हैं, मगर प्रैक्टिकली जो आपका सुपर पावर का शराजा था वो बिखर चुका है। लोग आपके हौसला नहीं है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं ग्रेटर इसराइल के हवाले से, ये जो मियामी में सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम के ऊपर अमेरिकी सदर ने तकरीर की है, ये आई ओपनर है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए कि वो आज
सऊदी अरब गजा पीस बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरब इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है कि अमेरिकी सदर बंद कमरों की गुफ्तगू को, बंद कमरों के इनकार को अब पब्लिक डोमेन में लेकर आ रहे हैं कि सऊदी अरब भी अमेरिका की बात नहीं मानता। तो ये ईरान को क्रेडिट दीजिए कि ईरान ने इतना हौसला पैदा कर दिया है पूरी दुनिया के लिए कि अमेरिका नाकाबिले तस्खीर नहीं है। आप इसराइल को घर में घुसकर मार सकते हैं। और आज आप देखिए वेस्टर्न मीडिया की हिपोक्रेसी कि वहां पे रिपोर्टिंग अलाउ नहीं है, वहां पर आपकी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको पता लगे। और ये रिपोर्ट्स आ रही हैं इसराइली फौजों के हवाले से। देखिए सबसे पहली बात खार जजीरे की कर लेते हैं। बरतानवी नफरियाती इदारे क्लेम कर रहे हैं कि जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आप ईरान में ऑन ग्राउंड कब्जा चाहते हैं तो आपको 10 लाख फौजी दरकार होंगे। 10 लाख फौजी बहुत बड़ी तादाद है। चले बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जी ठीक है। नजीर साहब, आपको क्या लगता है कि जजीरा नमा खर्ग के ऊपर ये जो कब्जा करने की एक ख्वाब देख रहा है अमेरिका, पहले तो तमाम ख्वाब उसके चिकनाचूर हुए, तो अभी आप क्या देखते हैं कि क्या लाखों फौजी वो ला सकेगा और ग्राउंड पे वो कोई जंग लड़ने के काबिल इस वक्त अमेरिका रहा है, जबकि सारी सूरत हाल तो इस वक्त अमेरिका के हवाले से आया हो चुकी है? जंग तो जमीनी लड़नी मुमकिन नहीं है। आपको याद है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मन और यूरोपियन ने रशिया पे जलगार की तो रशियन फौजें पीछे हट गई और ये जो यूरोपियन जर्मन फौजें थी ये इतना अंदर चले गई कि उनको चारों तरफ से घेर लिया गया। ये तो मेरे ख्याल में एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा भी जानता है कि कोई फॉरेन पावर आके फिजिकली ऑक्युपाई नहीं कर सकती। इनका जो डिजाइन है वो मेरा नहीं ख्याल कि ये है कि वो फिजिकली जबरदस्ती आके पूरे मुल्क को कब्जा करेंगे। जो टूल होता है कंट्रोल करने का वो 2 इस्तेमाल कर चुके हैं। ये डिकैपिटेशन नहीं चली और उनकी रजीम चेंज के बाद कुछ नहीं हुआ। तीसरा जो अहम चीज वो ये है, हमेशा दुनिया में जो रूलिंग एलीट होती है अगर उसमें स्प्लिट ना हुआ ईरान के अंदर तो ये फिर अपनी पोजीशन को सस्टेन कर लेंगे। अगर अंडर प्रेशर किसी भी वजह से आज नहीं कल नहीं 2 महीने 6 महीने बाद अगर रूलिंग एलीट के अंदर स्प्लिट आया दैट वुड बी द बिगिनिंग। एक चीज। नंबर 2, उनका जो फॉल्ट लाइन है वो ये है कि इस वक्त IRGC जो है वो कमांडिंग पोजीशन में है, वो लीड कर रही है। जो ईरान की आर्मी है जो कमजोर है और जिसकी एक सबऑर्डिनेट पोजीशन है उस मुल्क के अंदर। अब ये जो 2 चीजें हैं, स्प्लिट एलीट के अंदर और जो आर्मी है, इनके ऊपर ये भरोसा करेंगे अगर उन्होंने ईरान को सबड्यू करना हुआ। लेकिन ये जरूर होगा, ईरान 6000 साल से बेशक पर्शिया एक था, अब वो पर्शिया नहीं रहेगा। ये उस पर्शिया को टुकड़े करेंगे अगर ईरान सरवाइव ना हुआ। और इजराइल का जो ख्वाब नहीं है वो प्लान है, वो बेन गुरियन का प्लान है, वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ का वो प्लान है वो। लिहाजा मुसलमानों को ये जहन में रखें कि इस वक्त तारीख एक करवट लेने जा रही है और वो करवट खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि पूरा मुसलमानों का इलाका फिर कॉलोनाइज हो जाए। इसके ऊपर आप फोकस करें और इसका जो मुदावा हो सकता है वो करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, क्या मुदावा होगा? जैसे नजीर साहब कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता फिर जो है वो हमारे मुस्लिम ममालिक जो है बेयारो मददगार हों, फिर दूसरी कौमों के सरनगू हो जाए। अभी आप देख रहे हैं सूरत हाल जो है, अमेरिका के सदर ने किस तरीके से जो है वो जो है उस सऊदी सरबराह के हवाले से बात की है। सारी सूरत हाल आपके सामने। इस वक्त अमेरिका की जो पोजीशन है वो बिल्कुल इस एरिए में से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो अभी आप क्या देखते हैं कि मुस्लिम ममालिक को, ख़ासतौर पे खलीजी ममालिक को अपने दिफा के हवाले से क्या सोचना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए ताकि इस तरह की सूरत हाल दोबारा ना हो सके और इसराइल अपने मज़मूम मकासद में पूरा ना उतर सके? जी 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 बिल्कुल ठीक है। अब्दुर्रहमान, यही सवाल आपसे है, उनको आवाज़ नहीं पहुंचा पा रही ब्रिगेडियर साहब को, आप क्या कहते हैं इस हवाले से?
रिपीट कीजिएगा, सॉरी, इतना सवाल अलवी साहब। अब्दुर्रहमान, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जो इस वक्त सूरत-ए-हाल है अमेरिका की, वो तो बिल्कुल मखदूश हो चुकी है। खलीजी ममालिक में बिल्कुल अब उनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर खलीजी ममालिक और मुसलमान ममालिक की तरफ देखा जाए तो जिस कस्म पुरसी के आलम में ये हैं, इनको क्या आगे इकदाम करने चाहिए कि ये जो मज़मूम मकासद है इसराइल के वो पूरे ना हो सकें और ये अपने आप को संभाला दे सकें, ताकि दोबारा फिर इस तरह की सूरत-ए-हाल पैदा ना हो? अलवी साहब, एक तो हमें इस बात को एक्नॉलेज करना चाहिए कि अरब ममालिक ने बड़ी ही बुर्दबारी का सबूत दिया है, बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया है और वो नेतन्याहू के ट्रैप में नहीं आए और उन्होंने अमेरिका पर हद से ज्यादा तकिया नहीं किया, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। उन्हें पहले दिन से समझ में आ गई थी कि हमें कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है और बैटलफील्ड बनाया जा रहा है मिडिल ईस्ट की तरक्की को। ये बुनियादी तौर पर सबसे बड़ा डेंट पड़ा है, ये अरब ममालिक को पड़ा है, खलीजी रियासतों का नुकसान हुआ है। ईरान ने तो कीमत अदा करनी ही करनी थी, लेकिन जो बगैर किसी जुर्म के कीमत अदा करनी पड़ी है वो पूरे मिडिल ईस्ट को अदा करनी पड़ी है। और आप ये भी दाद दीजिए ईरान की डिफेंस स्ट्रैटेजी को कि उन्होंने 83% जो हमले किए हैं वो मशरिक़ वुस्ता के मुस्लिम ममालिक के ऊपर किए हैं जिन्होंने अपने अड्डे अमेरिकी फौजों को दिए हुए थे, और इसराइल पर सिर्फ 17% हमले किए हैं। यानी जो 25 दिन का डेटा है, 4000 से ज्यादा अटैक हुए अरब मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर और सिर्फ 950 अटैक हुए हैं इसराइल के ऊपर। तो एक तरह से ईरान ने इस चीज को स्टैब्लिश कर दिया कि अरब ममालिक को ये बता दिया कि अगर वो अमेरिका के तहती बन के सामने आएंगे तो वो इस जंग के लिए तैयार रहें कि बहुत कुछ उनको भी फेस करना पड़ेगा। तो अब हम एक तब्दीली देख रहे हैं, तब्दीली ये देख रहे हैं कि अरब ममालिक इस जंग से निकलना चाहते हैं और हमें अमेरिकी सदर का लहजा ये बता रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान नेतन्याहू के साथ नहीं खड़ा होना चाहते। सऊदी अरब की और अमेरिका की राहें अब जुदा हो रही हैं, ये एक पेज पर हमें दिखाई नहीं दे रहे। और फिर उससे जरा आगे बढ़िए, जब हम बात कर रहे हैं कि ईरान के टुकड़े होंगे और ग्रेटर इसराइल का जो प्लान है उसने एग्जीक्यूट होना ही होना है। देखिए, गैब का इल्म तो अल्लाह की जात के पास है, जो ग्राउंड रियलिटी सब तक हमें दिखाई दे रही है कि ईरान के अंदर ऑल्टरनेटिव क्या है। रजा पहलवी जो इस मुल्क से भागा हुआ है भगोड़े, और उसके जो लिबरल्स थे, जो मॉडरेट थे, यानी कि अब देखिए कि मौजूदा रजीम के पास इखलाकी तौर पर बहुत कुछ है कौम को बताने के लिए कि जनाब ये जो आपको जमहूरियत का मंजन बेच रहे हैं, जो आपको इंसानी हुकूक की कीमत बता रहे हैं, इनका असल चेहरा ये है कि इन्हें आपके लिए जमहूरियत नहीं चाहिए, आपका तेल इनको चाहिए, आपकी जमीन इनको चाहिए, आपकी गैस इनको चाहिए। इन्हें ईरानियों से मोहब्बत नहीं है, ये ईरान पे टुकड़े करना चाहते हैं। तो आज वो चेहरा ईरानी रजीम इनको दिखा रही है। और फिर एक और चीज जो तारीखी पस मंजर है, यानी कि ईरान तो वो मुल्क है जिसने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील की और 5 जो बड़ी सुपर पावर्स हैं वो उसकी गारंटर थी उस माहिदे की। यही डोनाल्ड ट्रंप साहब थे जिन्होंने उस माहिदे को तोड़ा। फिर उसके बाद हमने देखा कि कितनी ही मर्तबा मुज़ाकरात हुए, कतर में हुए, ओमान में हुए, जनेवा में हुए, रिजल्ट क्या निकला, आउटकम क्या निकली। और आज भी ईरान को कहा जा रहा है कि कान पकड़ के टेबल पर आ जाओ। तो इस वक्त ईरानी कौम का जो टेम्परामेंट है और जो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक सोच जिम्मेदारी है कि ईरान के दोस्त बड़े हैं, ईरान के दोस्तों में इजाफा हुआ है और इसराइल के जो दुश्मनों की फहरिस्त है वो 2 लोग हैं इस पूरी दुनिया में अब, कि एक नेतन्याहू और दूसरा ट्रंप। पूरी दुनिया को इन 2 लोगों ने यरगमाल बनाया हुआ है। जी ठीक है अब्दुर्रहमान, आपका पॉइंट आ गया। जी ठीक है अब्दुर्रहमान, बिल्कुल आपका। नजीर साहब, आप क्या देखते हैं इस वक्त मुज़ाकरात किस तरफ जा रहे हैं, इनकी कोई कामयाबी का आपको सिलसिला नज़र आता है, क्या होने जा रहा है? और ख़ास तौर पे जब हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब कल चाइना भी जा रहे हैं, तो इनके दौरे को आप कैसे देखते हैं और ओवरऑल मुज़ाकरात किस तरफ जाते नज़र आ रहे हैं आपको?
जी जी जी, ये बहुत ही अहम दौरा होगा जी हमारे फॉरेन मिनिस्टर का। जी अगर मुझे इजाज़त दें तो ताकि कोई गलत फहमी ना हो, जी जी ये कतर किसी ने नहीं कहा कि इसके टुकड़े होने चाहिए और वो ग्रेटर इजराइल बनना चाहिए। हम उनके प्लान की बात कर रहे हैं, जी बिल्कुल हम सही कह रहे अपना हैं। नहीं सही। इसके ऊपर दे रहे जी हैं। ठीक है। नंबर वन। नंबर टू, आप अगर 17% सिर्फ हमले इसराइल पे हुए हैं, ये तो अदर वे राउंड होना चाहिए था कि ये जो गल्फ के कंट्रीज हैं इनके ऊपर कम हमले होते और 83% जो है वो इसराइल के ऊपर होते, क्योंकि जी जंग उन्होंने शुरू की है, जी ठीक कह रहे हैं। दुश्मन तो वो है जी जी इनके। अच्छा, नाउ कम टू चाइना। अब देखें, दो पावर्स हैं दुनिया में बाकी बची हुई जो इस मसले को रिजॉल्व करा सकती हैं, ठीक है। चाहे वो टेबल पे हो या वो बैटलफील्ड के अंदर हो। जी ठीक है। रशिया और चाइना। जी ठीक है। चाइना जो है वो एक पीयर कॉम्पिटिटर है अमेरिका का, जी ठीक है। बराबर की टक्कर है उनकी। अब अगर चाइना इसी तरह बैक डोर से हेल्प कर रहा है, हम सबको नजर आ रहा जी है और बिल्कुल। क्लेम भी हो रहा ठीक है, है। अगर बैक डोर से करेंगे तो ये जंग लंबी भी हो जाएगी और ईरान के लिए मुश्किल भी होती जाएगी दिन ब दिन। नंबर वन। ठीक है। नंबर टू, जो रशिया है वो ठीक है, यूक्रेन में थोड़ा सा बॉग डाउन जरूर है वो, ठीक है। लेकिन इस वक्त जो सपोर्ट वो दे रहा है, जो हम मीडिया के थ्रू आ रही है, किसी के पास डायरेक्ट नॉलेज तो नहीं है ठीक है। कि वो भी बड़ी वैल्यूएबल है। ठीक है। ये दोनों मिलके अब अमेरिका को मैं तो ये कहूँगा कि परसुएड कर सकते हैं कि आप इस जंग को लंबा भी ना करें और इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ना करें। सही। हॉरिजॉन्टल ये होगी कि वो ग्राउंड इन्वेजन करें, ठीक वो है। बोट्स ऑन द ग्राउंड, ये वर्टिकल ठीक है। इन्वेजन होगा उनका, सही। ये ना करें। उसकी वजह कि जिस तरह अभी भाई साहब ने फरमाया कि 2 लोगों की वजह से 8 बिलियन लोग मुश्किल में फंसे हुए जी हैं बिल्कुल। और इनकी अपनी इकोनॉमी भी शायद सस्टेन ना कर पाए, तो Yes. रोल जो होगा वो होगा चाइना का और रशिया का। अब ये डिपेंड करता है कि वो अपना वजन जो है वो ईरान की तरफ डालते हैं, अमन की तरफ डालते हैं, और सिर्फ अमन नहीं, इंसाफ की तरफ डालते हैं। बिल्कुल। इंसाफ होना चाहिए, जी ठीक बाय द है। वे इंसाफ नहीं जी हो ठीक रहा। है। अब अगर ये कहेंगे तो अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चले जाएं, आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को बहुत ज्यादा हल्का ना लें। जी। एक मुल्क है सिर्फ बाकी बचा हुआ जी। जो कि नेगेटिव वोट करेगा, वो अमेरिका जी है। बिल्कुल। उसके भी मैं बताऊं 101 तरीके जी हैं ठीक उनके है। नेगेटिव वोट को चैलेंज करने के लिए, चैलेंज करने के लिए बिल्कुल है बिल्कुल उसके ठीक है। लिए भी, जी ठीक है। वो भी हो सकता है। तो लिहाजा अब मेरे ख्याल में उनको चाहिए खुल के ये जो पीस टॉक्स हो रही हैं, लेट्स कॉल देम पीस टॉक्स, जी ठीक है। अगर इन पीस टॉक्स के पीछे अपना वो वजन डालते ठीक हैं है। और सामने आते हैं तो तो मेरा ख्याल में फिर कुछ हो ये फिर सकेगा। बिल्कुल जो ठीक है। ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता जी है। ठीक है। अच्छा अब्दुर्रहमान, आप क्या समझते हैं कि इस पीस टॉक्स के अगर टेबल के ऊपर या बिहाइंड द टेबल ईरान और रूस का इस सारे खेल में क्या किरदार हो सकता है और ये अपना किरदार कब अदा कर सकेंगे? क्योंकि अभी तक तो वो बैकडोर पे अपना जो भी वजन है वो ईरान के पीछे डाल के बैठे हुए हैं, लेकिन क्या अमन के लिए भी वो आगे आ सकते हैं? इन मुज़ाकरात में उनका कोई पॉजिटिव रोल जंग बंद करने के हवाले से भी हो सकता है? देखिए अलवी साहब, पाकिस्तान के अंदर एक इस्तिलाह बड़ी मशहूर होगी तो मुफाहिमत होगी, जी मुज़ाहिमत के जरिए ही मुफाहिमत का रास्ता निकलेगा। ठीक है। ईरान को इस वक्त सूट करता है कि वो इस जंग को तोल दे। ईरान को ये सूट करता है कि वो अमेरिका का ये भूत उतार के आए, ये जो जंग का कि हर 6 महीने के बाद एक नया मंसूबा, एक नया हमला, वो इस दायरों के सर्कल को तोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि एक मर्तबा इस जंग का इख्तिताम मुकम्मल तौर पर रिजल्ट सामने आ जाए। और ईरान की जो इस वक्त पोजीशन है कि उसने सिर्फ अमेरिका की शारक को नहीं, पूरी दुनिया की शारक को पकड़ के दिखा दी है जी बिल्कुल कि सही वो कह रहे लोग हैं। जो समझते जी हैं बिल्कुल, कि आपकी ईरान बात बिल्कुल अकेला ठीक दबा है कि होगा, आपने पूरी हुर्मुज़ के दुनिया ऊपर उसकी जिस कीमत तरीके अदा से करेगी। अमेरिका ईरान ने साबित कर दी है कि वो जब चाहे जिस जगह पे अपना तसल्लुत कायम कर सकता है अपने इलाके में। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मैं अपने मेहमानान गिरामी का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।